हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पीजी सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो बच्चों, आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं PYQs फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। राइट, सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से पिछले 7 सालों में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इन द नीट एग्जामिनेशन वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग टुडे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं अपने आज के सेशन को विद अवर वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम फॉर टुडे, एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू अस इन नीट 2017। द क्वेश्चन सेज कैपेसिटेशन अकर्स इन। तो कैपेसिटेशन की प्रोसेस याद कीजिए बच्चों, मैंने आपको बताई थी मेरे कॉन्सेप्ट अराउंड वीडियो में। कहां अकर करती है हमें बताना है। ऑप्शन था ऑप्शन ए एपिडाइडमस, ऑप्शन बी वास डेफरेंस, ऑप्शन सी द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, या ऑप्शन डी रेटे टेस्टिस। तो बच्चों याद कीजिए कैपेसिटेशन, सबसे पहले तो ये रिकॉल कीजिए कि कैपेसिटेशन क्या होता था। याद कीजिए मैंने बताया था कैपेसिटेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि स्पर्म्स की कंडीशनिंग होती है ताकि वो हाइपर एक्टिव हो सके टू फर्टिलाइज द एग। तो बेसिकली कैपेसिटेशन इज द conditioning of sperms to become hyperactive to fertilize the egg। ठीक है, सो बेसिकली यहां पर स्पर्म्स का रीएक्टिवेशन हो रहा है। और कहां पर यह अकर करती थी? याद कीजिए इट वाज प्रेजेंट इन दी, और ये प्रोसेस जो है वो अकर करती थी इनसाइड द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट और द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। हेंस करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा बच्चों। तो आपको याद होगा मैंने बताया था इस पर्टिकुलर प्रोसेस को लगभग 6 to 7 आवर्स लगते हैं। सो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस रिक्वायर्स 6 to 7 आवर्स इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो भाई अगर मैं आपको देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बना के दिखा दूं, तो देखो बच्चों, इजैकुलेशन के बाद ड्यूरिंग द कोइटस जब इजैकुलेशन होता है तो स्पर्म्स आर रिलीज्ड, और ये जो स्पर्म्स हैं जब इस सर्वाइकल कैनाल के थ्रू मूव करेंगे फर्दर ताकि ये ऊपर जाके फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट एग को फर्टिलाइज कर सके, तो उस मूवमेंट को हाइपर एक्टिव करने के लिए यहां पर स्पर्म्स की कंडीशनिंग की जाती है। तो बेसिकली यहां पर जो सर्वाइकल म्यूकस प्रेजेंट होता है ना, उनका जो सिक्रीशन है बेसिकली उनमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट है जो कि स्पर्म्स के एक्टिविटी को इनहिबिट करने वाले सब्सटेंसेस को ही डिसॉल्व कर देते हैं। तो इसका मतलब आपका स्पर्म जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा। तो बेसिकली रीएक्टिवेशन हो रहा है स्पर्म्स का फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। और क्या क्या चेंजेस आपको स्पर्म के अंदर देखने को मिलते थे कैपेसिटेशन में? याद कीजिए यहां पर कोलेस्ट्रॉल का रिमूवल देखने को मिलता था और साथ ही साथ कैल्शियम का इनफ्लक्स देखने को मिलता था। मतलब बहुत सारा कैल्शियम जो है वो स्पर्म के अंदर एंटर कर जाता था, जिसकी वजह से जो स्पर्म्स के फ्लैजेला का मूवमेंट है वो बहुत फास्ट हो जाता था, विगरस मूवमेंट। इसीलिए कैपेसिटेशन की प्रोसेस जो है वो हाइपर एक्टिव करती है स्पर्म्स को टू फर्टिलाइज द एग। हेंस आपको याद रखिए कि कैपेसिटेशन कहां कर करेगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। हेंस करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा इन दिस केस। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 2। द क्वेश्चन सेज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो भाई ह्यूमन बॉडी के अंदर आपको एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी देखने को मिलती है? ऑप्शन आर ऑप्शन ए कॉर्पस कार्डियकम, ऑप्शन बी कॉर्पस ल्यूटियम, ऑप्शन सी कॉर्पस एलेटम, या ऑप्शन डी पीनियल ग्लैंड। तो याद कीजिए बच्चों कौन सी है वो ग्लैंड जो कि आपको टेम्पररी डेवलप होती हुई नजर आती है, वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड की बात हो रही है। ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो कौन सा है भाई? ऑप्शन बी इन दिस केस। याद कीजिए कॉर्पस ल्यूटियम आपको फॉर्म्ड नजर आता था आफ्टर द ओव्यूलेशन हैज अकर्ड। तो अगर मैं आपको ओवरी का सिंपली वही रीजन दिखाऊं, देखिए ये सपोज एक ओवरी है जो कि अंडरगो कर रही है ओव्यूलेशन, तो मैंने ओव्यूलेशन की प्रोसेस को दिखाना है। सो यहां पर आप देखोगे ये आपका सेकेंडरी उस साइड जो है वो बाहर एक्सपेल्ड आउट हो गया है, ठीक है। और यहां पर जो रिमेनिंग ग्रैन्युलोसा सेल्स और थीका सेल्स बचते थे ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल और द मैच्योर फॉलिकल, वो फॉर्म करते थे एक येलो बॉडी जिसे हम बुलाते थे द कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम आपको देखने को मिलता है, जिसको मैं यहां पर बड़ा सा बना देता हूं, ये कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है 2 हॉर्मोन्स।
बेसिकली ये पहला जो इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करता है दैट इज प्रोजेस्टेरॉन, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। ओके, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो यूट्रस की वॉल है, इनर लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम, उसको हमको मेंटेन रखनी है ना, उसकी थिकनेस को, उसको प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन रखता है, तो इसका मतलब वो प्रेगनेंसी को मेंटेन रख रहा है। और दूसरा हार्मोन जो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है दैट इज रिलैक्सिन, और ये सिक्रीट होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द जेस्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी पीरियड, राइट। तो यहाँ पर जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये जो फॉर्म हुआ है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन तब तक ही रखेगा अगर फर्टिलाइजेशन अगर हुआ हो। तो बेसिकली अगर फर्टिलाइजेशन, हम यहाँ पर दो कंडीशंस लिख लेते हैं, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है, यानी कि ये जो आपका सेकेंडरी oocyte आया है बाहर, उसमें जाके अगर स्पर्म बाइंड करके उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो आप देखोगे ये कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है, ठीक है। तो अगर फर्टिलाइजेशन अगर किया है तो आप देखोगे कॉर्पस ल्यूटियम रिमेन्स मेंटेन्ड, और अगर ये मेंटेन्ड है तो ये डेफिनेटली प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करेगा, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है, ठीक है। ओके, और आपको याद रखना है प्रोजेस्टेरॉन जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच को भी उसके ऊपर इनहिबिटिंग इफेक्ट डालता था, ताकि कोई भी और प्राइमरी फॉलिकल जो है वो मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल ना बन पाए, ठीक है। तो इतनी चीज याद रखना है। अगर फर्टिलाइजेशन सपोज नहीं होता है, ठीक है, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हुआ था ये डीजेनरेट कर जाएगा, सो इट डीजेनरेट्स। तो ऐसे में आप देखोगे ये और ऐसे छोटा होता जाएगा और ऐसे फाइनली इट विल डीजेनरेट, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो मेंटेनेंस है वो आपको परमानेंट नहीं देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मेंटेन तभी रहेगा जब फर्टिलाइजेशन अकर किया। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन ये रिग्रेस कर जाएगा, डीजेनरेट कर जाएगा। इसका मतलब कॉर्पस ल्यूटियम ही वो स्ट्रक्चर है जो कि एंडोक्राइन है, बिकॉज ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है, बट ये टेम्पररी भी है। ओके, तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज दिस। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 3। द क्वेश्चन सेज जीएनआरएच, अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन, एक्ट्स ऑन। तो भाई हमसे बोला जा रहा है कि एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो कि रिप्रोडक्शन में नीडेड होता है, जिसका नाम है जीएनआरएच, दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये जो पर्टिकुलर हार्मोन है बच्चों, रिप्रोडक्शन के टाइम पर जो कि अपना रोल प्ले करता है, ये आखिर किस पे एक्ट करता है। तो आई होप आप सभी को इसका आंसर पता होगा, बिकॉज अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट एड ऑन सेशन देखा है तो आपको पता होगा, हमने पढ़ा था हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, और उसमें हमने इस पर्टिकुलर हार्मोन का रोल देखा था। तो भाई आइए एक एक करके हम ऑप्शंस को डील करते हैं और रिकॉल करते हैं हमारा करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए सेज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH। तो क्या आपका जीएनआरएच जो है वो एक्ट करता है ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ द LH एंड FSH? यस, दिस इज द परफेक्टली करेक्ट आंसर। देखो याद करो, मैंने आपको बताया था हमने दोनों ही हार्मोनल कंट्रोल मैकेनिज्म देखे थे ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। दोनों में ही इनिशियल स्टेप्स वर द सेम। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता था द हार्मोन जीएनआरएच, जैसा कि यहां पर बोला गया है, और ये जीएनआरएच एक्ट करता था ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी लोब्स, राइट। तो इसका मतलब ये एक्ट करेगा ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये रिलीज करती थी दो हार्मोन्स को। कौन से थे वो दो हार्मोन्स? पहला हार्मोन था FSH, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा था LH, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये जो पर्टिकुलर हार्मोन से ये इनके सेपरेट टारगेट ऑर्गन से, मेल्स और फीमेल्स के केस में सेपरेटली। तो FSH फीमेल्स के केस में एक्ट करता था ऑन दी फॉलिकल्स और डेवलपमेंट कराता था एक मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल का। वाइल अगर FSH की बात करें इन मेल्स तो ये एक्ट करता था ऑन दी सर्टुलाई सेल्स, राइट। LH की बात की जाए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये बेसिकली कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता था टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन इन केस ऑफ फीमेल्स, वाइल मेल्स के केस में ये लीडिक सेल्स पे एक्ट करता था टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर टेस्टोस्टेरॉन। तो इसका मतलब हमने देखा इनिशियल स्टेप्स तो सेम थे ना, बट यहां पर देखिए वो सारा जो प्रोसीजर है वो यहीं पर आपके सामने मेंशन है कि भाई जीएनआरएच जो है वो एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और वो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगी टू प्रोड्यूस दीज टू हार्मोन्स, जो कि आपके स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis की प्रोसेस, यानी कि बेसिकली गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस को
आगे कैरी आउट करवाता है। तो इसका मतलब हमारा जो पहला ऑप्शन था वही करेक्ट था इन दिस केस, हेंस अवर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए इटसेल्फ। वाइल अगर हम बी एंड सी एंड डी को भी देख ले तो देखिए यहाँ तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात की जा रही है पहले ही केस में, तो इसका मतलब ये तो वैसे ही रॉन्ग हो जाता। लास्ट वाले में देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, और स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ द एलएच एंड द ऑक्सीटोसिन। भाई एक चीज याद रखिए बच्चों, एलएच का सिक्रीशन तो करवा सकता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन जो है ना, दिस ऑक्सीटोसिन इज नॉट रिलीज्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी, ये रिलीज होती है बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता था, ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए ही यहां पर करेक्ट है। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 4, दैट इज फ्रॉम नीट 2018। द क्वेश्चन सेज मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज ऑफ कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो देखिए बच्चों कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में आपको यहाँ पर कुछ मैचिंग दे रखी हैं, आपको उनको करेक्टली मैच करना है आइटम्स को एंड देन फाइंड करना है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला है प्रोलिफरेटिव फेज। तो यहाँ पर बेसिकली कॉलम 1 को अगर देखोगे ना, आपको यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिफरेंट फेजेस के बारे में मेंशन किया गया है, और यहाँ पर जितनी भी फेजेस है ना, दे आर ऑल कंसर्न विद द चेंजेस इन द यूट्रस। वाइल यहाँ पर आप देखोगे ये दो फेज जो दिखाई जा रही हैं, दे आर कंसिडरिंग और कोरिलेटिंग विद द चेंजेस इन द ओवरी, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर कैसे मैचिंग कर सकते हैं। तो याद कीजिए सबसे पहला वैसे बोला जा रहा है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेशन करना मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, रैपिडली डिवाइड करके अपने आप का नंबर बढ़ाना। तो बेसिकली प्रोलिफरेशन कब होता था, एंडोमेट्रियम की ब्रेकेज के बाद, जब आपके फॉलिकल्स डेवलप कर रहे होते थे, इजंट इट और नॉट। तो आपने क्या देखा था इस टाइम पर प्रोलिफरेटिव फेज में आपकी जो यूट्रस की वॉल है आफ्टर मेंस्ट्रुएशन वो रिपेयर होना स्टार्ट होती थी, और इसी टाइम पर आप देखते थे जो आपके फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर होने लगते थे इनटू द ग्राफिन फॉलिकल। तो बेसिकली जो प्रोलिफरेटिव फेज है वो कोइंसाइड्स करता है विद द फॉलिकुलर फेज। इसका मतलब आपका ए वाला जो आइटम है दैट इज गोइंग टू मैच विद द सेकंड वन। तो ए सेकंड से मैच कहां कर रहा है भाई, ओनली इन ऑप्शन सी। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा, बाकी सभी रॉन्ग होंगे। देखिए बाकी के भी हम आंसर्स को मैच कर लेते हैं। देखिए दूसरा हमसे बोला जा रहा है सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज भाई सिक्रीशन करवा रहा होगा डेफिनेटली। यहां पर आपको याद होगा ये जो सिक्रीटरी फेज है ये कोइंसाइड्स करता था विद द ल्यूटियल फेज ऑफ द ओवरी। क्यों, क्योंकि देखिए सिक्रीटरी फेज के टाइम पर आपकी जो यूट्राइन की ग्लैंड्स होती है ना वो भी सिक्रीशन प्रोड्यूस करती हैं, ओके। और आपकी जो यूट्रस वॉल है वो जो कि एंडोमेट्रियम है ना बच्चों, वो बहुत ज्यादा ग्लैंडुलर हो जाती थी। और उसी टाइम पर आपको याद होगा यहां पर रोल होता था कॉर्पस ल्यूटियम का, ठीक है। तो इसी टाइम पर जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो उस ग्लैंडुलर थिक एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखती थी। तो ये वाला जो फेज था वो बेसिकली कोइंसाइड करता था उस टाइम पर जब आपका कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस कर रहा है या सिक्रीट कर रहा है। तो बेसिकली सिक्रीटरी फेज जो होगा वो ल्यूटियल फेज से कोइंसाइड करेगा, बिकॉज यहां पर ल्यूटियम यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड होगा। तो इसका मतलब जो बी वाला पोर्शन है दैट इज गोइंग टू मैच विद द थर्ड वन। तो बी आइटम इज मैचिंग विद द थर्ड, जो कि यहां पर करेक्टली दिया हुआ है। एंड मेंस्ट्रुएशन आप जानते हो, मेंस्ट्रुएशन इज बेसिकली द श्रेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। तो आपकी जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन हो जाती है ना इन द मेंस्ट्रुअल फेज। तो इसका मतलब यहां पर सी जो है वो फर्स्ट से मैच हो रहा है, जो कि यहां पर करेक्टली दिखाया गया है। हेंस अवर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी इन दिस केस। यहीं पर सबसे करेक्ट मैचिंग दे रखते हैं। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 5। द क्वेश्चन सेज द एमनियन ऑफ द मेमेलियन एम्ब्रायो इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो एक मेमेलियन एम्ब्रायो के बाहर प्रेजेंट जो एमनियन है व्हिच इज नथिंग बट द एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन। ये पर्टिकुलर एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन एमनियन जो है इनमें से किन जर्म लेयर से डिराइव होती है ये हमको बताना है। ऑप्शन आर ऑप्शन ए एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, ऑप्शन बी एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ऑप्शन सी मेसोडर्म एंड ट्रोफोब्लास्ट, या ऑप्शन डी एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो बच्चों याद कीजिए मैंने आपको पढ़ाया था एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, जिसमें मैं आपके सामने यहाँ पर एक ऐसी स्टेज ड्रॉ करने जा रहा हूँ जहां पर आपको इजीली डिस्टिंक्ट हो जाएगा कि भाई ये जो एमनियन है इवन जो अदर एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन्स हैं वो इनमें से किन जर्म लेयर से डिराइव होती हैं। सो लेट अस ट्राई टू विजुअलाइज दैट। लेट्स सपोज ये मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं आपके सामने दी लेट ब्लास्टुला स्टेज, ठीक है। तो यहां पर आपको जो बाहर की तरफ सेल्स देखने को मिलते हैं, आपको याद ही होगा ये बाहर वाले जो सेल्स होते हैं इन्हें हम क्या बुलाते थे, वी यूज्ड टू कॉल देम दी ट्रोफोब्लास्ट। याद है आप सभी को। तो ये क्या है आपका ट्रोफोब्लास्ट। अब ट्रोफोब्लास्ट वाली स्टेज तो मैंने दिखाई दी आपको। अब आप देखोगे यहां पर सेंटर में आपको ना यहां पर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स देखने को मिलेंगे। देखो यहां पर आपको इस पॉइंट पे राइट एट द सेंटर आपको इस तरीके से
कुछ कॉलमनार सेल्स देखने को मिलेंगे। ये जो पर्टिकुलर सेल्स है बच्चों, इन्हें हम बुलाते थे द एपीब्लास्ट। और एपीब्लास्ट क्या सिग्निफाई करती है? एपीब्लास्ट सिग्निफाई करती है प्रिमिटिव एक्टोडर्म को। ठीक है, सो प्रिमिटिव एक्टोडर्म आपकी एपीब्लास्ट है। अब ये जो एपीब्लास्ट है, इसमें आप देखोगे ये बेसिकली यहां पर फॉर्म करेगी, देखिए एक कैविटी फॉर्म कर रही है, क्योंकि इसके कुछ सेल जो है वो बाहर की तरफ इस तरीके से ऐसे रूफ फॉर्म करने लग गए। सो ये जो रूफ बन रही है, दैट इज ऑल्सो दी सेल्स जो कि आपके एपीब्लास्ट से डिराइव हुए हैं, बट वो कॉलमनार नहीं है, वो सिंपल स्क्वामस है। ठीक है, और यहां पर बीच में कैविटी डेवलप हो रही है विच इज कॉल्ड दी एमनियोटिक कैविटी। तो ये क्या बन रही है? दिस इज दी एमनियोटिक कैविटी। ठीक है, ओके, मतलब ये आपका एमनियन डेवलप हो रहा है, अभी एमनियन डेवलप नहीं हुआ है। एमनियन क्या है? इट इज अ मेम्ब्रेन, नॉट द कैविटी। रिमेंबर, अभी मैंने कैविटी का ही आपको फॉर्मेशन बताया है। तो देखो एपीब्लास्ट के नीचे ना अगेन आपको कुछ सेल्स और देखने को मिलेंगे जो कि कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। ये जो सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, दे आर कॉल्ड दी हाइपोब्लास्ट। तो दे आर हाइपोब्लास्ट, और ये हाइपोब्लास्ट रिप्रेजेंट करते हैं प्रिमिटिव एंडोडर्म को। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? ओके, अब आप एक चीज देखोगे, ये जो हाइपोब्लास्ट के सेल्स हैं, ये अगेन इस तरीके से कैविटी फॉर्म कर रहे हैं। ओके, एंड यहां पर इसी के सेल्स जो हैं वो ऐसे अरेंज हो जा रहे हैं, फॉर्मिंग दिस रूफ ऑफ दिस कैविटी। तो बेसिकली ये जो कैविटी डेवलप हुई है, दिस इज बेसिकली नथिंग बट दी योक सैक। तो ये जो डेवलप हुआ है, दिस इज द योक सैक। ठीक है, जो कि अनदर क्या है आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये योक सैक है। फाइन, अब आप देखिए व्हाट हैपेंस इज, ये जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स है, जिनको मैंने यहां पर लेबल नहीं किया है, लेबलिंग इट अगेन, ये आपके हैं ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स। ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स जो हैं वो एक बार डिवीजन करेंगे और वो नीचे की तरफ ना एक मेम्ब्रेन फॉर्म करते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, देखो यहां पर आप देखोगे ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स ने डिवाइड किया और वो सेपरेट हो जाते हैं और उनके बीच में एक स्पेस आ जाती है। तो आप देखोगे यहां पर ना ऐसे आउटर साइड पे, देखिए आपको मैं सेपरेट कलर से दिखा दूं, यहां पर कुछ सेल्स ऐसे फॉर्म हो जाते हैं बाय द डिवीजन ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। तो ये ट्रोफोब्लास्ट के जो सेल्स हैं उन्होंने डिवाइड किया, एक लेयर फॉर्म करी और वो लेयर जो है वो सेपरेट हो जाती है, बीच में एक स्पेस आ जाती है इन दो लेयर्स के बीच में ऑफ द सेल्स। और आप देखोगे धीरे धीरे ये जो एंटायर लेयर है वो आपके इस स्ट्रक्चर को भी पूरी तरह से घेर लेती है इस तरीके से। तो ये जो बेसिकली लेयर डेवलप हुई है, दिस रिप्रेजेंट्स द एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मीजोडर्म। इसको एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक क्यों बोला है आप जानते हो, बिकॉज ये एम्ब्रायोन या एम्ब्रायो का फॉर्म का पार्ट फॉर्म नहीं करेगी। ओके, तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन है जो कि मीजोडर्म है, राइट। अब आप देखो एक चीज, यहां पर आपको ये जो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है, देखो यहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रीजन। यहां पर आप देख रहे हो ये पर्टिकुलर रीजन जो था ये एमनियोटिक कैविटी फॉर्म कर रहा था, तो इसकी जो मेम्ब्रेन डेवलप हुई जो कि डबल लेयर्ड है। डबल लेयर्ड में देखो आपको एक तो एक्टोडर्म की लेयर देखने को मिल रही है जो कि आई है फ्रॉम द एपीब्लास्ट, और एक आपको मीजोडर्म की लेयर देखने को मिल रही है जो कि आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मीजोडर्म है। तो बेसिकली ये जो लेयर फॉर्म हो रही है विच इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म एंड द मीजोडर्म इज गोइंग टू फॉर्म द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द एमनियोटिक कैविटी, और यही मेम्ब्रेन कहलाती है द एमनियन। तो एमनियन किससे डिराइव हुई है? एक्टोडर्म से और मीजोडर्म से। सो हमारा करेक्ट आंसर यहां पर इन दिस केस होगा ऑप्शन 8 सेल, एक्टोडर्म एंड द मीजोडर्म, यही करेक्ट आंसर है। वाइल अगर हम बाकी की आपकी एक्स्ट्रा जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं उसमें देखिए जो आपकी योक सैक है, योक सैक यहां से डिराइव हुआ ना, ये योक सैक की जो मेम्ब्रेन है वो किससे फॉर्म हुई? देखो यहां पर
ये वाले जो सेल्स हैं वो आपके एंडोडर्म के सेल्स हैं, प्रिमिटिव एंडोडर्म के सेल्स जो कि हाइपोब्लास्ट से आए हैं। सो एंडोडर्म और ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म है वो फॉर्म करती हैं आपकी योक सैक की मेम्ब्रेन को। सिमिलरली आप देखोगे यहां पर दिस रीजन, जहां पर आप क्या देख रहे हो, ट्रोफोब्लास्ट का सेल और आपके एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म के जो सेल्स हैं, दे आर टुगेदर गोइंग टू फॉर्म दिस डबल लेयर्ड कोरियन। तो कोरियन भी याद है आप सभी को, एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन थी। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जो आपकी एंडोडर्म और मेसोडर्म है, दिस वन एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ये क्या फॉर्म कर रही थी, योक सैक को। तो रिमेंबर ये फॉर्म करेंगी आपके योक सैक। तो यहां पर मैं लिख दूं दिस इज गोइंग टू फॉर्म द योक सैक। और जो ट्रोफोब्लास्ट और मेसोडर्म है, जैसे कि यहां पर दे रखा है मेसोडर्म एंड ट्रोफोब्लास्ट, दे आर गोइंग टू फॉर्म द कोरियन। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके, और आपका एमनियन कैसे डिराइव हुआ, एक्टोडर्म और मेसोडर्म से। तो आई होप दिस एंटायर कॉन्सेप्ट कि भाई एमनियन इनमें से किन जर्म लेयर से डेवलप हुआ है वो आपको क्लियर होगा। सो ऑप्शन ए एक्टोडर्म एंड द मेसोडर्म इज द करेक्ट आंसर। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 6। द क्वेश्चन सेज हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर। तो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए प्लेसेंटा इनमें से कौन से हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। आइए देखते हैं अपने ऑप्शन, तो एक एक करके हम सारे ऑप्शन को डील करेंगे ताकि हम अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच सके। ऑप्शन ए से इज HCG, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। तो डेफिनेटली ये जो पर्टिकुलर हार्मोन है आप सभी को याद है, ये प्लेसेंटा ही सिक्रीट करता था। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये स्टिमुलेट करता है आपके कॉर्पस ल्यूटियम को टू कंटिन्यू सिक्रीटिंग द प्रोजेस्टेरॉन। तो जितना ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन बनता रहेगा, आपको पता है प्रोजेस्टेरॉन इज दी प्रेगनेंसी कीपिंग हार्मोन, तो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए जो हार्मोन रिक्वायर्ड है दैट इज प्रोजेस्टेरॉन, राइट। तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर हार्मोन जो है वो कंटिन्यूअसली फॉर्म होता रहेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ HCG सिक्रीटेड बाय द प्लेसेंटा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, HCG इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, ऑब्वियसली। तो ये वाला तो सही है। इसमें देखते हैं हम आगे के कॉम्बिनेशन में हमें क्या क्या मिल रहा है, दैट इज HPL, देखिए दैट इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो बच्चों ये जो पर्टिकुलर आपको हार्मोन देखने को मिल रहा है ये आपके प्लेसेंटा ही सिक्रीट करता है। अब ये जो पर्टिकुलर हार्मोन है ये आपके मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप करवाता है फीमेल्स के अंदर और उनको प्रिपेयर करता है फॉर लैक्टेशन। तो ये पर्टिकुलर जो डेवलपमेंट है वो भी आपको रिक्वायर्ड है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। तो ये पर्टिकुलर हार्मोन भी आपका प्लेसेंटा सिक्रीट करेगा टू मेंटेन प्रेगनेंसी, तो ये भी ठीक है भाई। देन वी हैव इज प्रोजेस्टोजेंस। प्रोजेस्टोजेंस भी आप जानते हो आपका प्लेसेंटा ही सिक्रीट करता है। देन वी हैव इज प्रोलैक्टिन। तो क्या ये पर्टिकुलर हार्मोन आपका प्लेसेंटा सिक्रीट करता है, याद कीजिए, नहीं। ये जो पर्टिकुलर हार्मोन है this is not secreted by the placenta, this is secreted by anterior pituitary। ओके, और ये तब सिक्रीट होता है, ये सिक्रीट होता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यानी कि 24 आवर्स आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। आप देखोगे ये पर्टिकुलर हार्मोन अपना टारगेट रखता है द मेमोरी ग्लैंड, जहां पर ये मिल्क के सिक्रीशन को प्रमोट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोलैक्टिन इज नॉट दैट हार्मोन जो कि आपको फॉर्म्ड नजर आएगा बाय द प्लेसेंटा, इट इज फॉर्म्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। इसका मतलब क्या हुआ, ये सेट ऑफ ऑप्शंस तो या फिर ये सेट ऑफ हार्मोन जो है वो रॉन्ग हो गए इन दिस केस। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। देन वी हैव इज ऑप्शन बी दैट सेज HCG, एज आई टोल्ड यू ये तो डेफिनेटली वर्क करेगा। HPL भी वर्क करेगा। देन वी हैव इज एस्ट्रोजन, यस डेफिनेटली एस्ट्रोजन का लेवल भी प्लेसेंटा की वजह से यहाँ पर बढ़ता रहता है, डेफिनेटली ट्रू। देन वी हैव इज रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन बच्चों, क्या रिलैक्सिन जो पर्टिकुलर हार्मोन है ये प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। देखिए आपको याद होगा लेटर स्टेजेस में कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो आपको रिलैक्सिन फॉर्म करता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ जो आपका प्लेसेंटा है वो रिलैक्सिन तब सिक्रीट करता है दैट इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। मतलब अगर हमको पार्चुरेशन करवाना है उसके लिए रिलैक्सिन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि रिलैक्सिन क्या करता है, जो बर्थ कैनाल है उसको लुब्रिकेट करता है और उसको डायलेट कर देता है ताकि पार्चुरेशन यानी कि चाइल्ड बर्थ इजीली हो सके। बट हमसे बोला जा रहा है टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, नॉट टू एंड द प्रेगनेंसी। इसका मतलब क्या हुआ, रिलैक्सिन जो है वो प्लेसेंटल हार्मोन तो है बट वो मेंटेन नहीं करेगा प्रेगनेंसी को, रादर उसको टर्मिनेट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये पर्टिकुलर सेट भी रॉन्ग हो गया, बिकॉज अगला हार्मोन जो कि ऑक्सीटोसिन है वो भी आपका प्लेसेंटा सिक्रीट नहीं करता है, दैट इज डन बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसका मतलब ये वाला जो एंटायर सेट ऑफ
हॉर्मोन्स हैं, दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग। तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया। देन वी हैव इज ऑप्शन सी दैट सेज HCG, परफेक्टली करेक्ट, HPL ठीक है, प्रोजेस्ट्रोजेंस डेफिनेटली, एंड देन वी हैव इज एस्ट्रोजेंस। तो एस्ट्रोजेंस भी रिक्वायर्ड है भाई। तो इसका मतलब ये वो 4 हॉर्मोन्स हैं जो कि प्लेसेंटा सिक्रीट करता है टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, ठीक है। वाइल अगर हम ऑप्शन डी देख लें, यहाँ पर HCG बोला जा रहा है, ठीक है, प्रोजेस्ट्रोजेंस बोला जा रहा है, ठीक है, एस्ट्रोजन भी बोला जा रहा है, बट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, देखिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो ये पर्टिकुलर हार्मोन है ये प्लेसेंटा सिक्रीट नहीं करता है। अगर आपने एंडोक्राइन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, ग्लैंड्स वाला, तो आपको पता होगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है दे आर सिक्रीटेड बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स। सो ये एड्रीनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है। मतलब क्या हुआ, ये वाला एंटायर सेट ऑफ द हॉर्मोन्स इज आल्सो गोइंग टू बी रॉन्ग। इसका मतलब हमारा जो रिमेनिंग ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, वही करेक्ट होगा, जहां पर आपको HCG, HPL, प्रोजेस्ट्रोजेंस एंड एस्ट्रोजन रिक्वायर्ड नजर आएंगे और ये सिक्रीट होंगे बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल। ऑप्शन सी इन दिस केस वुड बी द करेक्ट आंसर। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 7 फ्रॉम द ईयर 2019। द क्वेश्चन सेज एक्सट्रूजन ऑफ द सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम द एग न्यूक्लियस अकर्स। तो बच्चों एक्सट्रूजन वर्ड का मतलब जान लीजिए, फोर्सफुली किसी चीज का प्रोडक्शन होना। तो बेसिकली जो सेकंड पोलर बॉडी है उसका प्रोडक्शन फ्रॉम द एग न्यूक्लियस कब अकर करता है। ऑप्शंस है हमारे, ऑप्शन ए बिफोर एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द ओवम, ऑप्शन बी साइमल्टेनियसली विद द फर्स्ट क्लीवेज, ऑप्शन सी आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, या ऑप्शन डी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों आपको बेसिक चीज तो पता ही होगी, मैंने आपको बताया था कि जो आपका सेकेंडरी oocyte है, देखिए मैं यहां पर फॉर्म भी कर देता हूं, दिस इज द सेकेंडरी oocyte। अब जो सेकेंडरी oocyte है वो एक्चुअली अरेस्टेड रहता है एट मेटाफेज सेकेंड ऑफ मियोसिस सेकेंड, ठीक है। तो ये अरेस्टेड है, अपनी डिवीजन इसने कंप्लीट नहीं करी है मियोसिस सेकेंड की, बिकॉज ये मेटाफेज सेकेंड पे ही अभी अरेस्टेड हो चुका है। सो फर्दर इसका जो डिवीजन होगा वो तभी कंप्लीट होगा जब आप देखोगे स्पर्म जो है वो जाके इस सेकेंडरी oocyte की मेम्ब्रेन से बाइंड कर जाएगा। तो जैसे ही स्पर्म जाके इसकी मेम्ब्रेन से बाइंड करता है, आप देखोगे ये जो आपका सेकेंडरी oocyte है इट विल अंडरगो डिवीजन, ये मियोसिस कंप्लीट करेगा। तो मियोसिस सेकेंड इज कंप्लीटेड और यहां पर आपको एक सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म होती हुई नजर आएगी और ओवम वुड बी फॉर्म्ड, ठीक है, ओवम और दी ऊटेड। तो बेसिकली आपने एक चीज क्या नोट किया, यहां पर स्पर्म की सिर्फ बाइंडिंग हुई है, फर्टिलाइजेशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो बेसिकली क्या हुआ है, देखो यहां पर एट द टाइम ऑफ फ्यूजन यहां पर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है बट स्पर्म एंटर कर गया है। तो यहां पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, जहां पर बोला जा रहा है आफ्टर द एंट्री ऑफ द स्पर्म ओके बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो करेक्ट आंसर, जैसा कि मैंने आपको मेरे कॉन्सेप्ट एडॉन में भी बताया था, यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, मतलब न्यूक्लियाई जो हैं आपके एग और स्पर्म के वो फ्यूज नहीं कर पाएंगे, बट स्पर्म जो है वो पहुंच गया होगा अप टिल द मेम्ब्रेन ऑफ योर ओवम। तो इसका मतलब यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा इन दिस केस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 8, दैट इज फ्रॉम नीट 2020। द क्वेश्चन सेज मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज ऑफ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो। कॉलम 1 में बच्चों आपको कुछ आइटम्स दे रखे हैं, कॉलम 2 में भी दे रखे हैं, आपको इन दोनों कॉलम्स के आइटम्स को मैच करना है एंड फाइंड करना है करेक्ट सेट ऑफ ऑप्शन को। चलिए देखते हैं यहाँ पर कॉलम 1 में पहला आइटम क्या है। कॉलम 1 का पहला आइटम है प्लेसेंटा। अब भैया आपको बताना है कि यहाँ पर प्लेसेंटा से रिलेटेड कौन सी डेटा दे रखी है, आइटम दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है प्लेसेंटा सिक्रीट करता है दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन दैट इज HCG, जो कि मैंने आपको बताया था स्टिमुलेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम को टू कीप ऑन प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्टेरॉन इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। मतलब यहाँ पर ए आपका सेकंड से मैच करेगा। तो ए सेकंड से कहाँ मैच कर रहा है, ओनली इन ऑप्शन ए। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, बाकी के सभी रॉन्ग है। तो आइए इस ऑप्शन के सारे जितनी भी हमारी मैचिंग्स हैं उनको हम वेरीफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज ज़ोना पेलोसिटा। ज़ोना पेलोसिटा आप सभी को पता है ये आपके ओवम के बाहर की एक लेयर है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड वन। तो बी आपका थर्ड से मैच हो रहा है, परफेक्टली करेक्ट ओवर हियर, ठीक है। देन वी हैव इज द बल्बो यूरेथ्रल। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे हम कॉपर्स ग्लैंड बुलाते थे, ये क्या करता था, ये हेल्प करता था इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पीनस। तो इसका मतलब यहाँ पर सी इज गोइंग टू मैच विद द फोर्थ, जो कि यहाँ पर दे रखा है,
राइट। एंड देन वी हैव द लीडिक सेल्स। लीडिक सेल्स आप जानते हैं ये प्रोड्यूस करते थे एंड्रोजन। तो याद है ना लीडिक सेल्स जिन्हें हम क्या बुलाते थे, इंटरस्टिशियल सेल्स आल्सो, जो कि दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होते थे इन द इंटरस्टिशियम। इसीलिए लीडिक सेल्स जो हैं वो एंड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं जस्ट लाइक योर टेस्टोस्टेरोन। इसका मतलब आपका डी वाला जो है वो फर्स्ट से मैच करेगा जो कि यहाँ पर किया हुआ है। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इन दिस। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 को, दैट सेज मेयोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। तो बच्चों सेकेंडरी oocyte का जो मेयोटिक डिवीजन है जो कि अरेस्टेड था किस फेज में, मेटाफेज सेकेंड में। तो बच्चों ये पर्टिकुलर डिवीजन कब कंप्लीट होती है? तो बच्चों आप जानते हैं ये ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो आपको सिंपली फाइंड आउट करना है, जल्दी से ढूंढिए कौन सा करेक्ट आंसर है। बाय द टाइम आई एम रीडिंग द ऑप्शंस, ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्म विद एन ओवम, ऑप्शन बी एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, या ऑप्शन सी प्रायर टू ओव्यूलेशन, या ऑप्शन डी आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन। तो बच्चों इसमें सबसे रेलेवेंट जो आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए इटसेल्फ। मैंने आपको बताया था कि जब स्पर्म जाके ओवम की मेम्ब्रेन से बाइंड कर जाता है उसी टाइम पर वहां पर आपका जो सेकेंडरी oocyte है वो स्टिमुलेट होता है टू कंप्लीट मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होती है व्हेन योर फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज टेकिंग प्लेस, और वहीं पर आप देखोगे वो कंप्लीट करेगा अपनी मियोसिस सेकेंड टू फॉर्म दी ओवम, और सेकेंडरी oocyte डिवाइड करेगा टू फॉर्म दी ओवम, राइट, और सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म होती है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए इन दिस केस, वाइल ऑप्शन बी एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन नहीं, बिल्कुल नहीं। देन वी हैव ऑप्शन सी प्रायर टू ओव्यूलेशन, मतलब ओव्यूलेशन से पहले तो हो ही नहीं सकता बिकॉज जब एग ही अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली पोलर बॉडी कैसे फॉर्म होगी, राइट। देन उसके बाद ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, डेफिनेटली नॉट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही है। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 को, दैट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल्स will cause release of ovum, that is ovulation from the Graafian follicle। तो ग्राफियन फॉलिकल से ओवम का रिलीज यानी कि ओव्यूलेशन को कॉज करवाने वाला इनमें से कौन से हार्मोन का आपको लेवल देखने को मिलेगा? ऑप्शन आर ऑप्शन ए लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ FSH दैट इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन बी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द LH दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, राइट, देन ऑप्शन डी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। तो बच्चों इन सारे हार्मोन्स में आपने देखा होगा दो हार्मोन्स दैट इज FSH एंड LH जो है वो आपके वो हार्मोन्स हैं जो कि आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है, वाइल प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन जो है वो आपके ओवेरियन हार्मोन्स हैं। तो बेसिकली इन दो हार्मोन्स के क्या आपको लेवल्स देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको मैं ग्राफ के थ्रू आपको समझा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो टू अंडरस्टैंड कि भाई कैसे ओव्यूलेशन के टाइम पर किन हार्मोन्स का क्या लेवल होगा और कौन सा वो हार्मोन का लेवल है जो कि स्टिमुलेट करेगा ओवम के रिलीज को, ठीक है। सो वी विल ट्राई टू फिगर इट आउट। तो यहाँ पर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ। सो देखिए ये एक टाइम ग्राफ है जो कि आपको बताने वाला है द लेवल ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो दिस इज द फर्स्ट डे एंड दिस इज लेट्स से द लास्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज यूजुअली जो नॉर्मल ड्यूरेशन है ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज 28 डेज, और ये है द 14th डे। ओके 14th डे यू नो वेरी वेल दिस इज द डे जहां पर ओव्यूलेशन अकर करता है, दैट इज द रिलीज ऑफ ओवम, ओके, और द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल यहीं पर अकर करेगा, ठीक है। ओके तो इस डे को ना हम लोग थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। सो डॉटेड लाइन से आई एम मेकिंग दिस एज लाइक दिस, ठीक है, ताकि हम लेवल्स ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स को इस पर्टिकुलर डे के हिसाब से कॉरेस्पॉन्ड कर सकें, ठीक है। अब यहां पर मैं एक और पार्टीशन कर देता हूं जस्ट टू शो यू द लेवल ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स जो कि अलग अलग जगह पर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं आपको ओवेरियन हार्मोन्स का लेवल बताऊंगा, और यहां पर जो मैं आपको ऊपर वाले लेवल या रीजन में आपको जो हार्मोन्स का लेवल बताऊंगा दैट इज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। सो दीस आर गोइंग टू बी हार्मोन्स फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ओके सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट लेवल्स। देखो बच्चों जो इनिशियल फेज होता है, इनिशियल फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप देखते हो मेंस्ट्रुएशन होने के बाद 1st to 5th डे में आप देखोगे जो फॉलिकल्स का नंबर है वो बढ़ना स्टार्ट होता है, राइट, अंडर द इफेक्ट ऑफ योर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे आपको पता है फॉलिकुलर फेज चल रही है, मतलब आपके जो फॉलिकल्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं, उतना ज़्यादा एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने लगता है, राइट, क्योंकि जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं वही तो सिक्रीट करते थे एस्ट्रोजन को। तो देखोगे आप इनिशियली
जो एस्ट्रोजन लेवल है वो 5th डे के बाद से ऐसे इंक्रीज करने लगेगा और वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेता है अराउंड 2 to 3 days बिफोर द 14th डे, दैट इज द ओव्यूलेशन डे, ठीक है। और उसके बाद वो आफ्टर द ओव्यूलेशन उसका लेवल डिक्लाइन करता है, बट स्लोली उसके बाद आप देखोगे वो वापस से इंक्रीज करता है, बट इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। तो बेसिकली आपने क्या देखा, ओव्यूलेशन से पहले जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो डोमिनेंट है, क्योंकि देखो वो यहाँ पर अपनी हाईएस्ट वैल्यू अटेन कर रहा है जस्ट 2 to 3 days बिफोर द ओव्यूलेशन पीरियड, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपके एस्ट्रोजन की, दिस वाज ऑल अबाउट एस्ट्रोजन। तो ब्लू कलर मैंने यहाँ पर एस्ट्रोजन के लिए लिया हुआ है, आप इसको कोरिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। देन दूसरा जो हार्मोन है दैट इज प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन कौन सीक्रेट करता था, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बनता है आफ्टर ओव्यूलेशन, मतलब देखो यहां पर अब मैं बताने जा रहा हूं द लेवल ऑफ योर प्रोजेस्टेरॉन। तो इनिशियली तो प्रोजेस्टेरॉन वाज नॉट देयर ना, प्रोजेस्टेरॉन है ही नहीं, तो यहां पर तो वो फॉर्म ही नहीं हुआ है। आगे जाके ओव्यूलेशन के बाद जब आपका सेकेंडरी उस साइड जो है वो बाहर आ गया, तो रिमेनिंग जो ग्रैन्युलोसा और थीका सेल्स हैं वो क्या फॉर्म करेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम को, जो कि प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करना स्टार्ट करेगा और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ पर बढ़ा हुआ नजर आएगा, ठीक है। इट मेंटेन्स, ये कंटिन्यू रहता है हाई पोजीशन पे अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो, अदरवाइज ये डिप डाउन कर जाता है अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो, ठीक है। तो आपने देखा ओव्यूलेशन से पहले जो डोमिनेंट हार्मोन है दैट इज एस्ट्रोजन, और ओव्यूलेशन के बाद जो डोमिनेंट हार्मोन है दैट इज गोइंग टू बी प्रोजेस्टेरॉन। तो दिस इज अबाउट द प्रोजेस्टेरॉन लेवल, ठीक है, फाइन, ओके। अब देखते हैं द लेवल्स ऑफ हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है रिलीज करती है। तो उसमें हम यहां पर पहले देखेंगे अबाउट द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आपको पता है इनिशियल 1st to 5th डे में मेंस्ट्रुएशन हुआ, ओके। अब आप देखोगे धीरे धीरे जो आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से जो फॉलिकल्स हैं वो डेवलप होने लगते हैं, मैच्योर होने लगते हैं इनटू द ग्राफियन फॉलिकल और द मैच्योर फॉलिकल। तो धीरे धीरे जो लेवल है आपके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का वो राइज किया, एंड देन आफ्टर ओव्यूलेशन वो क्या करेगा, टिप कर जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द मैच्योरेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स इनटू द ग्राफियन फॉलिकल, तो वो डिक्लाइन कर जाता है आफ्टर द ओव्यूलेशन, ठीक है। वाइल ये वाली तो बात होगी भाई किसकी, दिस वाज ऑल अबाउट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वाइल जो दूसरा हार्मोन आपको देखने को मिलेगा, दूसरा हार्मोन है LH। तो LH बच्चों, LH कौन सिक्रीट करता है, देखो LH जो है आ तो रहा है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये जो पर्टिकुलर हार्मोन है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहलाता है। इसका लेवल आप देखोगे ना ये बढ़ता रहता है, ये बढ़ता जाएगा और ये सबसे हाईएस्ट पीक अटेन करता है ऑन द 14th डे। ये जो हाईएस्ट पीक अटेन करता है उसके बाद ये डिक्लाइन कर जाता है। तो ये जो सबसे हाईएस्ट लेवल देखने को मिला ऑफ LH, इट इज कॉल्ड द LH सर्ज। सो दिस इज अवर LH हार्मोन, ठीक है। यही रिस्पॉन्सिबल है चीफली फॉर दी ओव्यूलेशन टू अकर। बट ये तो हमने सारे लेवल देख लिए, अब हम देखते हैं कॉरेस्पॉन्ड करके इस पर्टिकुलर ग्राफ को विद दी ऑप्शंस गिवन टू अस। पहला जो ऑप्शन है बच्चों दैट इज लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ FSH। FSH का क्या लो कॉन्सेंट्रेशन आपको ओव्यूलेशन करवाएगा। देखिए मैंने आपको बोला इनिशियली FSH का लेवल कम था लेकिन वो बड़ा है ऑन दी 14th डे और उसके बाद डिप किया है, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होना चाहिए तभी तो ओव्यूलेशन अकर करेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला ऑप्शन तो रॉन्ग माना जाएगा। देन वी हैव ऑप्शन बी दैट इज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का हाई कॉन्सेंट्रेशन, बच्चों देखो प्रोजेस्टेरॉन बनता है फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम जो कि ओव्यूलेशन के बाद है, राइट। तो ओव्यूलेशन के बाद ही तो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तभी तो प्रोजेस्टेरॉन बनेगा। तो मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल जो है वो कैसे ओव्यूलेशन करवा सकता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का तो कोई आप कह सकते हो वो फॉर्म ही नहीं होता है बिफोर ओव्यूलेशन या फिर आप कह सकते हो एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। तो उसका लेवल जो है वो कैसे कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स द रिलीज ऑफ ओवम। मतलब क्या हुआ, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन भी रॉन्ग है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन केवल और केवल डोमिनेंट रहता है आफ्टर ओव्यूलेशन हैज अकर्ड, ठीक है, राइट। देन वी हैव ऑप्शन सी दैट सेज लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ LH। LH का लो कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली ये तो सबसे गलत आंसर है, बिकॉज मैंने आपको बताया LH की सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू रीच कर जाती है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन और वही कॉज करवाता है ओवम के रिलीज को। मतलब क्या हुआ, ये वाला भी रॉन्ग हो गया बिकॉज हमें यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
LH रिक्वायर्ड है फॉर ओव्यूलेशन टू अकर। देन वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन डी, दैट इज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का हाई कॉन्सेंट्रेशन, जैसा कि आपको देखने को मिला, एस्ट्रोजन का हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन आपको ओव्यूलेशन से 2 से 3 दिन पहले तक देखने को मिल जाता है, और यही स्टिमुलेट भी करता है रिलीज ऑफ ओवम को एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। मतलब यहां पर जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन डी होगा। सो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, हेंस ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 11। द क्वेश्चन सेज इन ह्यूमन बीइंग्स एट द एंड ऑफ 12 वीक्स, दैट इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब क्या होता है? फर्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स के एंड में, यानी कि एट द एंड ऑफ द 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड। तो ह्यूमन बीइंग्स में एक ट्राइमेस्टर खत्म होने के बाद आपको क्या चीज ऑब्जर्व होती है इन द फीटस? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए आईलिड्स एंड आईलैशेस आर फॉर्म्ड, ऑप्शन बी मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड, ऑप्शन सी द हेड इज कवर्ड विद फाइन हेयर, या ऑप्शन डी मूवमेंट ऑफ द फीटस। तो बच्चों बेसिकली आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि फर्स्ट 3 मंथ के एंड में फीटस में आपको मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर गोइंग टू बी सीन फॉर्म्ड, तो वो फॉर्म्ड आपको देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली यहां पर आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है? एग्जाम्पल के तौर पे जो लिम्स होते हैं ऑफ द फीटस एंड इवन द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। सो जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं they will also be seen, वो आपको देखने को मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर और दी डेफिनेटली 12 वीक्स, राइट। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। वाइल अगर बात की जाए ऑप्शन ए की, दैट इज आईलिड्स एंड आईलैशेस आर फॉर्म, तो बच्चों आईलिड्स एंड आईलैशेस फॉर्म होती हैं एट द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 24 वीक्स के एंड में आपको बेसिकली फॉर्मेशन नजर आएगा ऑफ दी आईलिड्स एंड दी आईलैशेस। और बात की जाए अगर ये 2 ऑप्शंस की, तो हेड का जो कवरिंग है विद द फाइन हेयर और मूवमेंट ऑफ द फीटस, ये ऑब्जर्व होता है ड्यूरिंग द 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसका मतलब दे आर सीन ड्यूरिंग 5th मंथ ऑफ द जेस्टेशन। तो यहां पर 5th मंथ की बात हो रही है, बट हमसे बोला गया अबाउट द एंड ऑफ योर 3rd मंथ, दैट इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तब आपको फॉर्मेशन नजर आएगा ओनली ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम, हेंस ऑप्शन बी इन दिस केस वुड बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 12। द क्वेश्चन से सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ हेप्लॉइड सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो दिए हुए इन ग्रुप्स में से आपको उन पर्टिकुलर ग्रुप को करेक्टली आइडेंटिफाई करना है जिसके पास सिर्फ हेप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट है। आइए देखते हैं ऑप्शन ए में आपको कौन कौन से स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte क्या हेप्लॉइड है बच्चों? याद कीजिए, प्राइमरी oocyte तो डेवलप होता था बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ द oogonia, है ना। तो वन ऑफ द oogonia जो कि आपकी एग मदर सेल है या ओवम मदर सेल है, वो डिफरेंशिएट कर जाती थी, और oogonia तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर था। तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन के बाद जो प्राइमरी oocyte बनेगा वो भी तो डिप्लॉइड ही होगा। इसका मतलब प्राइमरी oocyte बीइंग डिप्लॉइड, ये वाला जो ऑप्शन है ये यहीं पर एलिमिनेट हो जाएगा कि नहीं, राइट। तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। ऑल्दो सेकेंडरी oocyte मियोसिस के बनता है, इसका मतलब ये हेप्लॉइड होगा, और जो स्पर्मेटेड है वो भी डेवलप होता है फ्रॉम दी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो इसका मतलब ये भी हेप्लॉइड होता। बट एनीवेज प्राइमरी oocyte यहां पर मेंशन है, ऑप्शन एलिमिनेटेड। ऑप्शन बी की बात करते हैं, दैट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपको पता है मियोसिस से बनता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज गोइंग टू बी अ हेप्लॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है। फर्स्ट पोलर बॉडी डेफिनेटली मियोसिस से बनती है, तो मतलब क्या हुआ? आपका जो प्राइमरी oocyte है वो अंडरगो करेगा मियोसिस टू फॉर्म द फर्स्ट पोलर बॉडी एंड द सेकेंडरी oocyte। तो इसका मतलब यहां पर आप देखोगे दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ हेप्लॉइड स्ट्रक्चर। और इवन जो आपका ओवम है, जो आपका मेन एग है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी हेप्लॉइड। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा ना बच्चों। तो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट इन दिस केस। वाइल अगर हम ऑप्शन सी एंड डी की भी बात कर ले, देख लेते हैं यहां पर स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया आपको पता ही है, ये आपका स्पर्म मदर सेल है, मतलब ये आपके जर्मिनल एपिथेलियम का सिंगल सेल है, और ये तो डिप्लॉइड होता था। अगर ये डिप्लॉइड है, इसका मतलब ये इंटायर सेट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ऑल्दो आपका जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी बच्चों याद कीजिए आपके स्पर्मेटोगोनिया के डिफरेंशिएशन से ही आता था। मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या है? दिस इज ऑल्सो अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है। वाइल जो स्पर्मेटेड है वो आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से डेवलप होता था, इसीलिए आपको याद रखना है दिस इज गोइंग टू बी हेप्लॉइड। बट एनीवेज यहाँ पर 2 डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल गए, हेंस ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया,
ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन डी की, दैट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि अगेन एज आई टोल्ड यू ये स्पर्मेटोगोनिया के ही डिफरेंशिएशन से बना, तो इसलिए ये भी डिप्लॉइड ही होता। वाइल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डेफिनेटली हेप्लॉइड स्ट्रक्चर है, और जो आपका सेकेंडरी या फिर सेकेंड पोलर बॉडी है ये भी आपको मियोसिस के एंड में फॉर्म होती हुई नजर आती है, ये भी हेप्लॉइड है। बट एनीवेज यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर था, मतलब ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग था। हेंस अवर ऑप्शन बी इन दिस केस वुड बी द करेक्ट आंसर। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 13 को। द क्वेश्चन सेज मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज ऑफ द कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो बच्चों कॉलम 1 में आपको कुछ आइटम दे रखे हैं, कॉलम 2 में कुछ आइटम दे रखे हैं, आपको उनको करेक्टली मैच करना है और फाइंड करना है करेक्ट आंसर को। चलिए देखते हैं कॉलम 1 का पहला जो स्ट्रक्चर है दैट इज ओवरी। और ओवरी इनमें से कौन सा पर्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट करता है? तो बेसिकली आपको यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं और यहाँ पर हार्मोन्स आपको फाइंड करना है, दी एसोसिएटेड हार्मोन विद द रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर। तो चलो यहाँ पर ओवरी की बात करते हैं। तो ओवरी आप जानते हो ये सिक्रीट करती है हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, है ना। तो ओवरी यहाँ पर सेकंड से मैच कर रही है। देखो तो ए सेकंड से केवल ऑप्शन डी में मैच कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा ओवर हियर, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन बी में देखते हैं, यहाँ पर वेरीफाई भी करना है ना हमें बाकी ऑप्शंस को। तो देखो प्लेसेंटा क्या सिक्रीट करता है? डेफिनेटली यू नो वेरी वेल दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। सो HCG जो है प्लेसेंटा ने सिक्रीट किया, तो बी का यहाँ पर मैचिंग हो रहा है विद द फर्स्ट, ठीक है। देन वी हैव इज कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम आप जानते हो इट सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन ओनली, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। तो सी इज गोइंग टू मैच विद द फोर्थ वन, जो कि यहाँ पर है ही है। देन वी आर लेफ्ट विद लीरिक सेल्स, एंड यू नो वेरी वेल लीरिक सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस, जिनमें टेस्टोस्टेरॉन भी आता है। तो डी इज गोइंग टू मैच विद द थर्ड वन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इन दिस केस, राइट। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 14, एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू अस इन नीट 2021। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग secretes the hormone relaxin during the later phase of pregnancy। प्रेगनेंसी के लेटर फेज में इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर रिलीज करता है हार्मोन रिलैक्सिन को? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए यूट्रस, ऑप्शन बी ग्राफियन फॉलिकल, ऑप्शन सी कॉर्पस ल्यूटियम, या ऑप्शन डी फीटस। तो बच्चों कौन सा है करेक्ट आंसर? याद कीजिए, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया हुआ है आज ही के सेशन में। देखो आपको याद रखना है सबसे पहले तो रिलैक्सिन का फंक्शन क्या है। नाम बता रहे हैं बच्चों, ये रिलैक्स करने वाला है किसी स्ट्रक्चर को। ये पर्टिकुलर हार्मोन बेसिकली लुब्रिकेट करता है एंड डायलेट करता है दी बर्थ कैनाल। तो बर्थ कैनाल याद है ना आप सभी को, जो कि फॉर्म होती है बाय दी वजाइनल एंड दी सर्वाइकल कैनाल, राइट। तो बर्थ कैनाल को ये लुब्रिकेट और डायलेट करता है फॉर पार्चुरेशन, यानी कि चाइल्ड बर्थ के टाइम पर ये बर्थ कैनाल को डायलेट करेगा, लुब्रिकेट करेगा फॉर द इजीली, ताकि आपका बेबी जो है वो बाहर रिलीज हो सके। सो ये पर्टिकुलर हार्मोन आप देखोगे दो स्ट्रक्चर्स रिलीज करते हैं, पहले तो प्लेसेंटा रिलीज करता है और दूसरा कॉर्पस ल्यूटियम, राइट। सो रिमेंबर कॉर्पस ल्यूटियम, जैसा कि आप कहोगे कॉर्पस ल्यूटियम तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता था, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है बच्चों, अगर बात करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप देखोगे ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, वाइल आप देखोगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी ये रिलीज करता है रिलैक्सिन को टू फैसिलिटेट चाइल्ड बर्थ। सो रिमेंबर यहां पर जो स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द सिक्रेशन ऑफ रिलैक्सिन ड्यूरिंग द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी वुड बी ऑप्शन सी कॉर्पस ल्यूटियम। आई होप दिस आंसर इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 15 को। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ दीज इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमंस के केस में पार्चुरेशन को इनिशिएट करवाने के लिए, मतलब चाइल्ड बर्थ को इनिशिएट करवाने में इनमें से किस कंपोनेंट का इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेशियो, ऑप्शन सी सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, या ऑप्शन डी रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो देखो बच्चों एक एक करके सारे ऑप्शंस को डील करते हैं। पहला जो ऑप्शन है दैट इज रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन के बारे में मैंने आपको अभी तक बता भी चुका है पहले से ही कि प्रोलैक्टिन
सिक्रीट होता है बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये हार्मोन जो है बच्चों, ये आपके मेमोरी ग्लैंड्स को बेसिकली स्टिमुलेट करता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ मिल्क आफ्टर 24 आवर्स ऑफ द चाइल्ड बर्थ। मतलब चाइल्ड बर्थ, पार्चुरेशन होने के 24 घंटे बाद ये अपना रोल दिखाएगा इन द सिक्रीशन ऑफ मिल्क। तो क्या इसका कोई रोल होगा ड्यूरिंग दी चाइल्ड बर्थ या फिर इनिशिएशन ऑफ चाइल्ड बर्थ में? डेफिनेटली नॉट। मतलब यही वो पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट है जिसका कोई रोल नहीं है इन दी इनिशिएशन ऑफ दी पार्चुरेशन। इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चों, ठीक है। वाइल अगर हम ऑप्शन बी, सी एंड डी को भी एनालाइज करें, देखिए ऑप्शन बी में बोला जा रहा है इंक्रीज इन दी एस्ट्रोजन एंड दी प्रोजेस्टेरॉन रेशियो। अब देखो बच्चों, एक चीज आपको पता है, यहां बात हो रही है अगर एस्ट्रोजन इज टू प्रोजेस्टेरॉन रेशियो बढ़ जाए तो क्या वो पार्चुरेशन को प्रमोट करेगा? डेफिनेटली यस। देखो आपको पता है प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए कौन सा हार्मोन रिक्वायर्ड था? इट वॉज प्रोजेस्टेरॉन, राइट। बट यहां दिख रहा है कि एस्ट्रोजन इज टू प्रोजेस्टेरॉन रेशियो बढ़ रहा है। दैट मीन्स अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एस्ट्रोजन इज टू प्रोजेस्टेरॉन रेशियो कब बढ़ेगा? जब आपका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने लगे और प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम होने लगे, राइट। अगर प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो रहा है मतलब क्या हुआ? इट इज एन इंडिकेशन कि यहां पर प्रेगनेंसी वुड नॉट बी मेंटेन। तो देयर इज टाइम, मतलब इट इज टाइम नाउ फॉर द एक्सपल्शन ऑफ द फीटस फ्रॉम द यूट्रस टू द आउटसाइड। दैट मीन्स चाइल्ड बर्थ का टाइम है। सिमिलरली एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने का मतलब क्या हुआ? एस्ट्रोजन का लेवल मतलब हो रहा है कि यहाँ पर आपके जो फॉलिकल्स हैं उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया इनटू द ग्राफिन फॉलिकल। दैट मीन्स यहाँ पर ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो आपके ओवरऑल एस्ट्रोजन इज टू प्रोजेस्टेरॉन लेवल को बढ़ा रही हैं, ये रेशियो को बढ़ा रहे हैं, एंड दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट पार्चुरेशन यहाँ पर प्रमोट होगी। मतलब इस केस में इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेशियो वुड डेफिनेटली इंडिकेट दैट यहाँ पर इनिशिएशन ऑफ योर पार्चुरेशन विल अकर। मतलब ये वाला ऑप्शन हमें एलिमिनेट करना पड़ता, बिकॉज डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन पार्चुरेशन इनिशिएशन, ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन सी की, दैट इज सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स बच्चों जो हार्मोन्स हैं दे आर गोइंग टू बी, ये क्या करवाते हैं? ये यूट्राइन वॉल की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। तो दे आर गोइंग टू इनिशिएट यूट्राइन वॉल कॉन्ट्रैक्शन, और बेसिकली टारगेट करते हैं आपकी यूट्राइन वॉल की मायोमेट्रियम को। सिमिलरली जो आपका रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन तो आप जानते हो इसे हमें बर्थ हार्मोन कहते हैं बच्चों, बर्थ हार्मोन कहते हैं। डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, और अगर ये दोनों यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे मतलब दे आर गोइंग टू बी हेल्पिंग इन प्रोपेलिंग द बेबी आउटसाइड। इसका मतलब ये चाइल्ड बर्थ में दोनों के दोनों हेल्प करने वाले हैं। तो इसका मतलब इन दोनों हार्मोन्स का जो सिक्रीशन है वो डेफिनेटली इनिशिएट कराएगा पार्चुरेशन को। इसीलिए ये दोनों जो ऑप्शन हैं दे नीड टू बी एलिमिनेटेड बिकॉज इनका इंपॉर्टेंट रोल है पार्चुरेशन को इनिशिएट करने में। मतलब हमारा फाइनली जो आंसर करेक्ट है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए इटसेल्फ। तो बच्चों आइए डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 16 को। द क्वेश्चन सेज रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन। तो मैमल्स के केस में स्पर्म को बाइंड करवाने के लिए जो रिसेप्टर्स हैं वो इनमें से कौन से स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट है? ओके, ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ज़ोना पेलुसिडा, ऑप्शन बी कोरोना रेडिएटा, ऑप्शन सी विटलिन मेम्ब्रेन या ऑप्शन डी द पेरीविटलाइन स्पेस। तो देखो बच्चों बहुत सिंपल सा आंसर है, आपको पता ही है स्पर्म की जो रिकॉग्निशन होती है दैट इज, या स्पर्म की जो बाइंडिंग होती है ऑन टू द ओवम दैट इज ऑन दी ओवम मेम्ब्रेन विच इज दी ज़ोना पेलुसिडा। तो ज़ोना पेलुसिडा पे आपको रिसेप्टर देखने को मिलेंगे जिन पे जाके स्पर्म्स बाइंड करते हैं ड्यूरिंग दी फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो देखो अगर मैं यहाँ पर आपको एक नॉर्मली स्ट्रक्चर दिखा दूं तो देखो यहाँ पर ये आपको देखने को मिल रहा है द सेकेंडरी oocyte, ठीक है। सेकेंडरी oocyte के बाहर आपको ये जो डेवलप नजर आएगी दिस इज गोइंग टू बी योर ज़ोना पेलुसिडा। तो ये जो पर्टिकुलर मेम्ब्रेन मैंने ड्रॉ की है जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन है, दिस इज गोइंग टू बी ज़ोना पेलुसिडा। तो ये है हमारी पेलुसिडा, ठीक है। एंड ज़ोना पेलुसिडा, और ये देखो ये आपका दिस इज द सेकेंडरी oocyte, ठीक है। और आपको यहां पर ये जो स्पेस खाली नजर आ रही है दिस स्पेस इज द पेरीविटलाइन स्पेस, ठीक है। और आपको यहां पर एक सेकेंडरी जो प्राइमरी आपकी या फिर जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो भी देखने को मिल सकती है। सो दिस इज गोइंग टू बी द पोलर बॉडी, ठीक है। एंड यू विल सी कि आपको इस ज़ोना पेलुसिडा को सराउंड करते हुए कुछ सेल्स देखने को मिलेंगे
जो कि इस तरीके से रेडिएट करते हुए नजर आ रहे हैं, लाइक दिस। तो ये जो रेडिएट करते हुए सेल्स आपको देखने को मिलेंगे ना, दीज सेल्स आर कॉल्ड द कोरोना रेडिएटा। So these are called corona radiata. Why they are called corona radiata? देखो कोरोना वर्ड बताता है something which appears like a crown, तो एक क्राउन की तरह नजर आ रहे हैं, रेडिएटिंग आउट फ्रॉम द सेंटर, जैसे कि बाहर से अंदर से बाहर की तरफ ऐसे रेडिएट कर रहे हो इस तरीके से। So this is representing the corona radiata. But एक्चुअली में जो आपको स्पर्म की बाइंडिंग के लिए रिक्वायर्ड रिसेप्टर्स हैं वो आपको इस जोना पेलुसिडा में प्रेजेंट नजर आएंगे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए ओवर हियर। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 17 फ्रॉम नीट 2022। द क्वेश्चन सेज एट विच स्टेज ऑफ द लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड। oogenesis की प्रोसेस जो फीमेल्स में देखी जाती है वो उनकी लाइफ में कब इनिशिएट या स्टार्ट होती है? एंड आई नो दैट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आप सभी को इसका आंसर पता है। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए प्यूबर्टी, ऑप्शन बी एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट स्टेज, ऑप्शन सी बर्थ या ऑप्शन डी एडल्ट। यू नो वेरी वेल द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट स्टेज। तो आप बच्चों बताइए ना, आपको फीमेल की जो फीटल लाइफ होती है, फीमेल फीटल लाइफ में आपको लगभग 7 मिलियन प्राइमरी oocyte डेवलप्ड नजर आते हैं फीचर लाइफ में ही। बट एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, सो एट चाइल्ड बर्थ आप देखोगे ये 7 मिलियन से रिग्रेस होके डिक्रीज होके अराउंड 2 to 4 मिलियन ही रह जाते हैं। ठीक है, सो इतने ही रह जाते हैं। और जब आप देखोगे एक गर्ल रीच करती है प्यूबर्टी, सो एट प्यूबर्टी ये नंबर और भी कम हो जाता है, ओनली अराउंड 400 मिलियन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आप देख रहे हो फीमेल फीटल लाइफ में ही इतनी सारे प्राइमरी oocyte डेवलप हो चुके हैं, मतलब एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही oogenesis इनिशिएट हो चुकी होती है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। तो चलिए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 18 को। द क्वेश्चन सेज गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। तो बच्चों आपको 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं। पहले तो स्टेटमेंट 1 सेज द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो भाई जो स्पर्म्स का रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में उसे हम क्या बुलाते हैं? स्पर्मिएशन, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? डेफिनेटली करेक्ट है। तो स्पर्म्स के रिलीज को इनटू द लूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। दिस इज अ परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड की बात करते हैं। दैट सेज स्पर्मियोजेनेसिस ओके इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? दूसरी प्रोसेस जो बताई जा रही है दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब यहाँ पर स्पर्म्स का तो फॉर्मेशन होने वाला है, बट क्या वो स्पर्मेटोगोनिया से होगा? नहीं, वो होता है फ्रॉम दी स्पर्मेटिड्स। इसका मतलब ये जो वर्ड यहाँ दिया हुआ है ना, दिस इज रॉन्ग, इट हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय स्पर्मेटिड्स। आपने पढ़ा होगा ना, मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस कि भाई स्पर्मेटिड्स जो है दे अंडरगो डिफरेंशिएशन टू फॉर्म दी मैच्योर स्पर्म्स व्हिच आर कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ, एंड दिस डिफरेंशिएशन की जो प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी इट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि भाई कौन सी यहाँ पर करेक्ट है कौन सी रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट 1 हमारी करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है। सो भाई इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द वन जो कि आपको करेक्ट ऑप्शन बता रही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सो ऑप्शन सी इन दिस केस वुड बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 19 को। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis। तो मतलब बेसिकली आपको यहाँ पर ए से लेकर जो ई तक
स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उन स्टेटमेंट्स में से हमें उन स्टेटमेंट्स को सिलेक्ट करना है जो कि सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ट्रू हो बट oogenesis के लिए नहीं, ठीक है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड ओनली दो स्टेटमेंट्स विच आर एप्लीकेबल ओनली टू स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। चलिए देखते हैं पहली स्टेटमेंट को, दैट सेज इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड गैमेट्स। डेफिनेटली हेप्लॉइड गैमेट्स का जो फॉर्मेशन है वो ना केवल स्पर्मेटोजेनेसिस बट ऑल्सो oogenesis के लिए भी एप्लीकेबल है। भाई दोनों के एंड में जो स्पर्म और ओवम बनेगा बोथ आर गोइंग टू बी हेप्लॉइड गैमेट्स ना, तो मतलब ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये ट्रू तो है बट ये हमारे दोनों ही प्रोसेसेस दैट मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के लिए एप्लीकेबल है, नॉट ओनली टू स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब क्या ये हमारे क्वेश्चन की रिक्वायर्ड जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रही है? नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट अलोन applicable to spermatogenesis, it is also applicable to oogenesis। मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है we need to eliminate it, ठीक है। Then we have is option B that says differentiation of gametes occurs after the completion of meiosis। meiosis के बाद differentiation of gametes occur करता है। तो क्या ये जो particular statement है ये सिर्फ spermatogenesis के लिए ट्रू है, not for your oogenesis? Yes, it is perfectly correct. The reason I'm telling you is, आपको याद होगा स्पर्मेटोजेनेसिस के एंड में जो स्पर्मेटिड्स फॉर्म होते थे आफ्टर मियोसिस वो डिफरेंशिएट करते थे बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस इनटू द मैच्योर स्पर्म्स जिन्हें हम स्पर्मेटोजोआ बुलाते थे। और ऐसी कोई भी डिफरेंशिएशन की प्रोसेस आपको oogenesis के एंड में नहीं देखने को मिलती है। दैट मीन्स ये वाला जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है दिस इज गोइंग टू बी ओनली एप्लीकेबल टू स्पर्मेटोजेनेसिस और ये हमारे क्वेश्चन की क्राइटेरिया ही है, तो इसका मतलब ये हमारा एक करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं अपनी थर्ड स्टेटमेंट दैट सेज meiosis occurs continuously in a mitotically dividing stem cell population। तो भाई मियोसिस की जो डिवीजन है आपको कंटिन्यूसली जो माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल की पॉपुलेशन है, बेसिकली जो जिस स्टेम सेल पॉपुलेशन की बात की जा रही है दे आर दी स्पर्म और दी ओवम मदर सेल जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया या oogonia बुलाते हैं। आपको पता है ना इनिशियली जो आपकी oogonia और जो स्पर्मेटोगोनिया विच आर द पार्ट ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम वो मल्टीप्लिकेटिव फेज में रहते हैं जहां पर वो डिवाइड कर करके अपना नंबर बढ़ाते रहते हैं। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो मियोसिस है वो कंटिन्यूसली अकर करेगी इन दी माइटोटिकली डिवाइडिंग पॉपुलेशन ऑफ द स्टेम सेल्स। परफेक्टली करेक्ट। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में तुम्हें पता है मियोसिस जो है वो एक बार में कंप्लीट होती है, वाइल oogenesis में अगर याद होगा तो आपने देखा था जो मियोसिस है वो कुछ ना कुछ स्टेजेस पे अरेस्ट हो जाती थी। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है वो अरेस्ट होती थी एट दी प्रोफेज 1 राइट इन मियोसिस 1। सिमिलरली जब आप देखते हो एट दी टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन वो अरेस्टेड रहती है इन दी मेटाफेज 2। इसका मतलब मियोसिस जो है वो अरेस्ट होकर कंप्लीट हो रही है ओवर देयर, कहाँ पर? ऑब्वियसली आपके oogenesis की प्रोसेस में। बट यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस में आपकी मियोसिस जो है वो एक बार में कंप्लीट होती है विदाउट गेटिंग अरेस्टेड। मतलब क्या हुआ? इट इज अकरिंग कंटिन्यूसली विदाउट एनी इंटरप्शन और ये एप्लीकेबल सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए है, oogenesis के लिए नहीं। मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी हमारे क्वेश्चन की क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब ये भी करेक्ट है। Then we see option D or the statement D that says it is controlled by luteinizing hormone and follicle stimulating hormone secreted by the anterior pituitary। आप सभी ने oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोनल कंट्रोल पढ़ा है बच्चों, और मैंने आपको बताया था एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले FSH और LH हार्मोन जो हैं वो oogenesis और आपके स्पर्मेटोजेनेसिस को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये दोनों जो हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं वो दोनों ही प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल हैं, बट हमसे तो बोला जा रहा था टू फाइंड ओनली द वन जो कि एप्लीकेबल है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। इसका मतलब ये वाला जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है दिस इज नॉट द वन वी आर लुकिंग फॉर, इसका मतलब इसको भी हमें करना पड़ेगा एलिमिनेट। बात करते हैं अपने लास्ट स्टेटमेंट की दैट सेज इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी। यस यू नो वेरी वेल स्पर्मेटोजेनेसिस सिर्फ प्यूबर्टी पे ही बिगिन करता है, वाइल फीमेल्स के केस में जब oogenesis होती है वो उनकी फीटल लाइफ में ही बिगिन कर जाती है। दैट मीन्स ये वाली जो स्टेटमेंट है दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड नॉट oogenesis। मतलब अगेन ये भी हमारे क्वेश्चन की क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। सो द वंस जो वो स्टेटमेंट जो कि हमारे क्वेश्चन की क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है दे आर गोइंग टू बी B, C एंड E। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पर आपको दे रखा है B, C एंड E इन ऑप्शन D। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन D इन दिस केस। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 20। द क्वेश्चन सेज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन दैट इज A एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन दैट इज R।
असर्शन में हमसे बोला जा रहा है बच्चों, देयर इज अ सिंपल स्टेटमेंट दैट सेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ थायरॉक्सिन इज इंक्रीज्ड इन द मैटरनल ब्लड। तो मैटरनल ब्लड में प्रेगनेंसी के टाइम पर जो थायरॉक्सिन का लेवल है वो बढ़ जाता है, और इसके लिए आपको जो रीजन दे रखा है दैट इज प्रेगनेंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर। तो मदर के अंदर जो है कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस डेफिनेटली अकर करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर, जिसकी वजह से बोला जा रहा है आपका थायरॉक्सिन लेवल इन दी मदर्स बॉडी जो है वो इंक्रीज कर जाता है। इट इज परफेक्टली करेक्ट बच्चों। देखो यहाँ पर एक चीज समझो, असर्शन में जो स्टेटमेंट है ये परफेक्टली करेक्ट है, क्योंकि मदर का प्रेगनेंसी के टाइम पे आप देखोगे हार्मोनल चेंजेस आपको वो अंडरगो करती हुई नजर आएगी, और थायरॉक्सिन का जो इंपॉर्टेंट रोल है आप जानते हो दैट इज इन दी रेगुलेशन ऑफ दी बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो जो बीएमआर है ऑफ द बॉडी ये उसको रेगुलेट करता है। ओके, सो ये रेगुलेट करता है किसको? बीएमआर को। ठीक है, अब देखो सिंस मदर की बॉडी जो है वो अंडरगो कर रही है मेटाबॉलिक चेंजेस को, बेसिकली मदर का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो बढ़ जाता है, तो इसीलिए आप देखोगे थायरॉक्सिन का जो लेवल है वो भी बढ़ जाएगा, बिकॉज बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड हार्मोन है ना उसकी अमाउंट रिक्वायर्ड ज्यादा होगी ना, इसीलिए प्रेगनेंसी इज गोइंग टू बी कैरेक्टराइज्ड बाय मेटाबॉलिक चेंजेस, जिसकी वजह से आप देखोगे थायरॉक्सिन का लेवल मदर के यानी कि मैटरनल ब्लड में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन जो है वो इस असर्शन यानी कि स्टेटमेंट को करेक्टली डिफाइन भी कर रहा है या उसके पीछे का करेक्ट रीजन भी बता रहा है। तो आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी मिल गया रीजन वाले पार्ट में। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो देखो, इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, जिसमें आपको बोला जा रहा है यहाँ पर देखिए ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। ये तो रॉन्ग हो गया भाई, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, परफेक्टली करेक्ट। यही वो ऑप्शन है जिसको हमें ढूंढना था। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, बिकॉज असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है फॉर द असर्शन स्टेटमेंट, राइट? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 21। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ। तो भाई आपको बताना है कि 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ यानी कि मैच्योर स्पर्म्स को फॉर्म करने के लिए आपको कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए 400 मिलियन, ऑप्शन बी 50 मिलियन, ऑप्शन सी 100 मिलियन या ऑप्शन डी 200 मिलियन। तो देखो बच्चों, इसके लिए सिंपली अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की जनरलाइज स्कीम देख लें तो आपको पता है इनिशियली मैं यहाँ पर बिगिन कर रहा हूँ अपनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की स्टेज से। देखो आपको पता है इनिशियली स्पर्मेटोगोनिया यानी कि स्पर्म मदर सेल्स अपना नंबर ही बढ़ा रहे हैं, उनमें से एक डिफरेंशिएट कर जाएगा इनटू द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, दैट मींस ये वो पर्टिकुलर सेल है जो कि मियोसिस अंडरगो करने का। ठीक है, तो देखो यहां पर आप देखोगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो करेगा मियोसिस 1, तो ये अंडरगो किया मियोसिस फर्स्ट, और ये फॉर्म करेगा 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स को। तो ये 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म होंगे। ठीक है, सो दीज आर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये मियोसिस 1 से डेवलप हुए हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो एक ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये फर्दर अंडरगो करेगा मियोसिस सेकेंड को। तो देखो यहां पर ये अंडरगो कर रहा है मियोसिस सेकेंड, और ये फॉर्म करेंगे ऑब्वियसली 2 स्पर्मेटिड्स को। ठीक है, तो यानी कि यहां पर आपके पास स्पर्मेटिड्स भी फॉर्म हो गए। अब आपको पता है मियोसिस तो कंप्लीट हो गई, उसके बाद ये जो इमेच्योर स्पर्मेटिड्स हैं दे आर गोइंग टू गेट डिफरेंशिएटेड इनटू द स्पर्म्स। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट होंगे इनटू द स्पर्म्स। तो बेसिकली आपने क्या देखा, हमें बात की जा रही है स्पर्मेटोजोआ की और द मैच्योर स्पर्म। तो ये जो मैच्योर स्पर्म्स है ना यही हमारे स्पर्मेटोजोआ हैं, यही तो यही स्पर्मेटोजोआ में फॉर्म करने हैं फ्रॉम दी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो देखो बच्चों यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक स्पर्मेटोसाइट यानी कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 स्पर्मेटिड्स फॉर्म कर रही है जो कि 2 आपके स्पर्मेटोजोआ यानी कि मैच्योर स्पर्म्स को फॉर्म करेगी। मतलब आपको एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। तो रिमेंबर अगर हमें देखो 2 स्पर्मेटोजोआ बनाने हैं तो 2 स्पर्मेटोजोआ अराइव कर रहे हैं फ्रॉम 1 सेकेंडरी
स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, तो अगर मुझे फॉर्म करने हैं हाउ मेनी 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ, तो ऑब्वियसली मुझे हाफ द नंबर ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट रिक्वायर्ड होंगे ना, क्योंकि 2 स्पर्मेटोजोआ फॉर्म करने के लिए 1 रिक्वायर्ड है। तो 400 के लिए ऑब्वियसली उसका आधा 200, तो इसका मतलब 200 मिलियन आपको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स रिक्वायर्ड होंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 400 मिलियन spermatozoa. So the correct answer here should be option D in this case. So I hope the basic calculation you will be able to calculate ना। तो अगर मैं कर भी देता हूं, चलिए ये 400 मिलियन रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये कितना हो जाता है आपका, ऑब्वियसली 1/2 इंटू 400 मिलियन, तो दैट वुड हैव बीन 200 million secondary spermatocytes. So the correct answer would be option D in this case. तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं towards problem number 22. The question says arrange the components of mammary gland from proximal to distal. तो mammary glands के components को हमें closest से farthest की तरफ लगाना है। आपको जो components दे रखे हैं those are mammary duct, lactiferous duct, alveoli, mammary ampulla and the mammary tubules. तो आइए इन सभी parts को हम closely arrange करते हैं from the closest to the farthest. तो यहाँ पर मैं आपको इस एंटायर स्ट्रक्चर को पहले तो ड्रॉ करके बता देता हूं, ताकि आपको रफली आइडिया लग जाए कि कैसे सारे पार्ट सिचुएटेड है। तो यहां पर वी आर गोइंग टू टेक अप अ रफ डायग्राम ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो देखो बच्चों यहां पर आपको पता है पीछे की तरफ पहली चीज तो आपको एक मसल देखने को मिलती है विच इज दी पेक्टोरालिस मेजर, और इसके पीछे भी आपको रिब्स देखने को मिलेंगे इन दी क्रॉस सेक्शन, जो कि कट ऐसे नजर आ रहे हैं। ठीक है, और इन रिब्स को कनेक्ट करती हुई आपको इंटरकॉस्टल मसल्स भी नजर आएंगी। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं यहां से जो पोर्शन अराइज करेगा। तो देखो यू विल सी, रादर हम यहां से लेते हैं, आपको यहां पर अराइज करती हुई नजर आती हैं सबसे पहले ये वाली जो डक्ट्स हैं। अगर आप देखोगे ये ऐसे ब्रॉडन होती हैं, ब्रॉडन होने के बाद अगेन ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में जाती हैं, एंड दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अगेन डिवाइड्स इन फॉर्म स्मॉल स्मॉल ट्यूब्यूल्स, और ये ट्यूब्यूल्स ओपन होती हैं इनटू द सिक्रीटरी पार्ट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स कॉल्ड द एल्वियोलाई। तो सिमिलरली ऐसे ही आपको एक और मैं दिखा देता हूं। इस तरीके से आपको कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। दिस इज जस्ट अ रफ डायग्राम फॉर यू टू अंडरस्टैंड, एंड यहां पर आपको ये मेमोरी लोब्स भी मैं दिखा देता हूं। सो दिस इज द मेमोरी लोब जिनके अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो देखो अगर हम एक एक स्ट्रक्चर को यहां पर डिफाइन करें, तो देखो यहां पर ये जो ब्लू कलर का आपको सिक्रीटरी पार्ट देखने को मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड दी एल्वियोलस और दी एल्वियोलाई। अगर मैं एक से ज्यादा बता दूं तो दीज आर दी एल्वियोलाई। ठीक है, ये एल्वियोलाई एक छोटी सी डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन बाहर भेज रहे हैं। तो ये जो छोटी सी डक्ट आपको यहां देखने को मिल रही है अराइजिंग फ्रॉम ईच एल्वियोलस, इन्हें हम बुलाते हैं द मेमोरी ट्यूब्यूल्स। सो वी कॉल देम मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ओके, अब ये जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं ये लीड करते हैं इनटू दिस डक्ट, जो कि कॉमन डक्ट है जिसमें सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स जाके खोल रहे हैं। दीज आर कॉल्ड द मेमोरी डक्ट। ठीक है, अब ये जो मेमोरी डक्ट है ये एक स्वोलन से पोर्शन में ओपन हो रहा है। दिस स्वोलन पोर्शन इज कॉल्ड द एम्पुला। सो दिस इज द मेमोरी एम्पुला, और ये जो मेमोरी एम्पुला है ये फर्दर ओपन होते हैं अगेन एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में विच इज कॉल्ड द लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, एंड सेवरल जो लैक्टिफेरस डक्ट हैं दे ओपन इन अ रीजन कॉल्ड द निपल। ओके, तो बेसिकली अगर आप देखोगे सबसे क्लोजेस्ट से फारदेस्ट की तरफ आपको कौन कौन से स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, तो हम देखते हैं सबसे क्लोजेस्ट में तो आपको देखने को मिल रहे हैं दी एल्वियोलाई। देखो यहां पर सबसे क्लोजेस्ट जो आपको नजर आ रहे हैं दैट इज दी एल्वियोलाई सबसे पास, उसके बाद आ रहे हैं द मेमोरी ट्यूब्यूल जो कि हर एल्वियोलाई से बाहर निकल रहे हैं, राइट। तो ये बाहर आ रहा है ना, तो दिस इज द मेमोरी ट्यूब्यूल। देन
देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले हमने बिगिन किया विद दी एल्वियोलाई, तो एल्वियोलाई इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पार्ट। देखो कहाँ कहाँ पे आपको सी पहला दिखाया जा रहा है, इन बी एंड डी ऑप्शन। इसका मतलब ए और आपका सी जो है वो तो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं सी के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या आता है। सी के बाद आपको नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए था आपका मेमोरी ट्यूब्यूल्स। तो मेमोरी ट्यूब्यूल्स आपका ई वाला पोर्शन है। तो देखो सी के बाद ई कहाँ आ रहा है, ओनली इन ऑप्शन डी। इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है, आपका ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाता। तो देखते हैं यहाँ पर बाकी के ऑप्शन हमारे करेक्टली जा रहे हैं कि नहीं। देन क्या आना चाहिए, देखिए ट्यूब्यूल्स के बाद आना चाहिए आपका मेमोरी डक्ट। क्या मेमोरी डक्ट यहाँ पर दे रखा है, दैट इज ए, इट इज गिवन ना। तो यानी कि आपका ई के बाद ए आना चाहिए था, जो कि करेक्टली यहाँ दिया हुआ है, राइट। देन वी हैव इज द नेक्स्ट पार्ट। देखिए मेमोरी डक्ट जाके ओपन होती है इस ब्रॉडर एम्पुला में। तो नेक्स्ट पार्ट वुड बी एम्पुला। एम्पुला कहाँ है भाई, एम्पुला इज डी पार्ट, ओके। तो आपके ए के बाद डी आना चाहिए था, परफेक्ट। एंड देन वी आर लास्टली लेफ्ट विद दी लैक्टिफेरस। देखो आपको पता है ना, ये एम्पुला जाके ओपन हो रहा है इनटू दिस लैक्टिफेरस डक्ट, जो कि लास्ट पार्ट बन रहा है ना। तो देखिए लैक्टिफेरस डक्ट जो है वो बी पार्ट है, जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, जो कि आपको बता रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स सीन इन द मेमोरी ग्लैंड फ्रॉम द प्रॉक्सिमल टू द डिस्टल पार्ट वुड बी ऑप्शन डी इन दिस केस। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द मेमोरी डक्ट्स एंड द ग्लैंड्स आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 23, जो कि इसी साल नीट 2023 में पूछी गई थी। द क्वेश्चन सेज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं बच्चों। स्टेटमेंट 1 दैट सेज vas deferens receives a duct from the seminal vesicle and opens into urethra as the ejaculatory duct। तो बच्चों बोला जा रहा है हमसे कि जो vas deferens है उसमें जाके seminal vesicle की duct ओपन होती है and these two structures together ओपन होंगे यूरेथ्रा के अंदर as the ejaculatory duct। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? रिकॉल कीजिए बच्चों, मैंने आपको बताया था रिगार्डिंग द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक सिंप्लीफाइड व्यू बता देता हूँ। अगर मैं आपको एक लैटरल व्यू में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दिखाऊं, सो ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, राइट। यूरिनरी ब्लैडर से दिस इज द यूरेथ्रा कमिंग आउट, ओके। दिस इज द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो, यहां पर यू विल सी दिस इज गोइंग टू बी द टेस्टिस। सो टेस्टिस से अराइज करता हुआ आपको यहां पर ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अराइज करेगा, दिस इज गोइंग टू बी योर वास डेफरेंस। तो ये वास डेफरेंस है, ये वास डेफरेंस की डक्ट है। अब आप देखोगे एक चीज और, यहां पर आपकी सेमाइनल वेसिकल प्रेजेंट है। सेमाइनल वेसिकल से जो डक्ट बाहर आ रही है वो जाके कंबाइन करती है विद द डक्ट ऑफ योर वास डेफरेंस, और दोनों की ये जो कंबाइन डक्ट आपको देखने को मिलेगी, ये कंबाइन डक्ट ये जाके ओपन होती है देखो यूरेथ्रा में, और ये जो कॉमन डक्ट आपको देखने को मिली है दिस इज कॉल्ड द इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो बेसिकली आपने क्या देखा यहां पर, दिस वाज योर डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल, ये आपका वास डेफरेंस था, राइट। और ये वास डेफरेंस और सेमाइनल वेसिकल की डक्ट आपस में ज्वाइन करती है टू फॉर्म दिस इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। और ये सभी जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है ये कहां ओपन हो रही है, इनटू द यूरेथ्रा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहली स्टेटमेंट तो समझ में आ गया कि ये परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। देखते हैं दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है द कैविटी ऑफ द सर्विक्स which is the neck of the uterus is also called or is called the cervical canal which along with the vagina forms the birth canal। तो देखो बच्चों बोला जा रहा है जो आपके सर्विक्स के बीच में जो कैविटी है उसे हम लोग सर्वाइकल कैनाल बुलाते हैं, और वो वजाइना के साथ मिलके बनाती है द बर्थ कैनाल। दैट्स अ परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट बच्चों। देखो याद करो मैंने आपको बताया था रिगार्डिंग दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑल्सो। लेट्स से दिस इज द यूट्रस, है ना, एक इन्वर्टेड पेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ना। तो ये आपके यूट्रस का स्ट्रक्चर है। तो आपको पता है ये जो ऊपर वाला पार्ट है दिस इज द फंडस, ये मेन बॉडी है यूट्रस की, एंड दिस इज द नेक। ये जो नेक आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड दी सर्विक्स, और सर्विक्स के अंदर की ये जो कैविटी खाली पड़ी है ना, दिस स्पेस इज कॉल्ड दी सर्वाइकल कैनाल। सो ये क्या है, सर्वाइकल कैनाल। और इसके नीचे क्या प्रेजेंट है आपको पता है, नीचे की तरफ प्रेजेंट है दी वेजाइना, राइट। तो सर्वाइकल कैनाल और नीचे ये जो वेजाइना वाली स्पेस है टुगेदर दिस इज द
वजाइना। सो दोनों के दोनों ये जो स्पेस आपको देखने को मिल रही है, दिस इज टुगेदर नोन एज अ बर्थ कैनाल। यहीं से बर्थ होता है ऑफ द चाइल्ड। तो बेसिकली ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं वो बर्थ कैनाल फॉर्म कर रहे हैं। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी परफेक्टली करेक्ट है बच्चों। अगर ये परफेक्टली करेक्ट है दैट मीन्स यहाँ पर भी देख लीजिए, टिक लगा लेते हैं, यहाँ पर भी हमें टिक लगा लेना चाहिए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। तो आपको पता है यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। दैट मीन्स बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो कौन सा भाई स्टेटमेंट है जो कि हमको बता रहा है ऑप्शन? देखिए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू इन दिस केस। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस केस। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 24। द क्वेश्चन सेज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। असर्शन क्या कह रहा है बच्चों? स्टेटमेंट हमको क्या बोली जा रही है ए में, एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। क्या ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, परफेक्टली करेक्ट। यू नो वेरी वेल, जो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है वो जाके एंडोमेट्रियम में ही इम्प्लांट हो जाता है, अटैच हो जाता है, राइट? तो इसका मतलब असर्शन तो करेक्ट है। आर, देखिए रीजन की बात कर रहे हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स दैट कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। तो भाई क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, डेफिनेटली ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो बच्चों, रीजन में बोला गया है कि फर्टिलाइजेशन के बिना, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट कर जाएगा और आपकी एंडोमेट्रियम जो है वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगी। परफेक्टली करेक्ट। यू नो वेरी वेल, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है उसको मेंटेन रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिक्वायर्ड था, राइट? जो कि प्रेगनेंसी को भी मेंटेन रखता है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को भी मेंटेन रखता है। बट अगर अच्छा, और ये जो प्रोजेस्टेरॉन है इसको सिक्रीट कौन करता था? ऑब्वियसली द कॉर्पस ल्यूटियम। अब अगर कॉर्पस ल्यूटियम ही डिसइंटीग्रेट कर जाए या डीजनरेट कर जाएगा तो ऑब्वियस है प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा और एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो शेड ऑफ हो जाएगी। ओके, तो ये स्टेटमेंट तो परफेक्टली करेक्ट है, बट क्या ये करेक्ट रीजन है या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर द असर्शन जो कि हमको दे रखा था? नहीं ना। तो मतलब क्या होगा? assertion and reason both are correct but your reason is not the correct explanation for the assertion। तो क्या होगा हमारा आंसर? देखिए यहाँ पर बोला गया है both A and R, that is assertion and reason are true but R is not the correct explanation of A। this would be our correct answer। तो ऑप्शन A ही यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 25 को, which is the last problem for today's session and the question says which of the following statements are correct regarding the female reproductive cycle। female reproductive cycle that is the menstrual cycle से रिलेटेड आपको करेक्ट यहाँ पर स्टेटमेंट्स के सेट को फाइंड आउट करना है। चलिए एक एक करके सारी स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है भाई इन नॉन प्राइमेट मैमल्स साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ईस्टर साइकिल। परफेक्टली करेक्ट भाई। नॉन प्राइमेट मैमल्स के केस में जो साइक्लिकल चेंजेस मिलते हैं उन्हें हम ईस्टर साइकिल बुलाते हैं और प्राइमेट्स के केस में जो चेंजेस मिलेंगे उन्हें हम क्या बुलाएंगे? द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये स्टेटमेंट नॉन प्राइमेट से रिलेटेड परफेक्टली करेक्ट है। इसके आगे एक टिक लगा लीजिए। देन वी हैव इज द सेकंड स्टेटमेंट दैट सेज फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन्स एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड द मेनोपॉज। तो पहली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो प्यूबर्टी पे बिगिन करती है और उसे हम मेनोपॉज बुलाते हैं क्या? नहीं, उसे हम बुलाते हैं मेनार्क, राइट? तो इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर statement hai, this is going to be a wrong statement regarding the female reproductive cycle। Then we have option C, that is the statement C। basically lack of menstruation may be indicative of pregnancy। तो भाई menstruation का ना होना would be indication of pregnancy। this is perfectly correct। तो इस कंडीशन को हम एमेनोरिया बुलाते हैं ना। so basically एमेनोरिया क्यों अकर करता है? बिकॉज यहाँ पर FSH जो है वो सप्रेस्ड रहता है। FSH सप्रेस्ड रहेगा मतलब कोई भी प्राइमरी फॉलिकल जो है वो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है? और ऐसा इसलिए है बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन जो है वो FSH को डिक्लाइन रखता है, राइट? तो इसका मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो ये स्टेटमेंट भी परफेक्टली करेक्ट है। इसका मतलब इसके आगे भी टिक लगा लीजिए। देन वी आर लेफ्ट विद द स्टेटमेंट डी दैट सेज साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। तो मेनार्क विच इज द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द फीमेल्स लाइफ साइकिल एंड द एंडिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल वुड बी मार्क्ड बाय द मेनोपॉज। तो इसके बीच में आपको साइक्लिकल मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलती है इन द लाइफ साइकिल ऑफ द फीमेल एंड दिस इज परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट, राइट? क्योंकि मेनार्क और मेनोपॉज का बीच का जो पीरियड है वो फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ को इंडिकेट करता है। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है बच्चों? दैट इज योर स्टेटमेंट A, C एंड D। तो A, C एंड D यहाँ पर कहाँ पर करेक्ट है? ऑप्शन C में। सो द करेक्ट आंसर in this case would be option C। तो बच्चों इसी के साथ फिनिश होता है हमारा PYQ सेशंस ऑन द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आई होप इस चैप्टर के ये सारे क्वेश्चन जो हमने आज डिस्कस किए वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और जैसा कि आप सभी जानते हो लर्नो हब फ्री है पर
बेस्ट है।